But initially they all started watching it with different opinion. You know, people used to make fun of South films. It was just like, South ka film, you know, some channel pe aa raha hai, and they were like, ye kya action hai, ud raha hai sab. That's how it started. Keep asking, why is the South working? Why is Kantara working so big and things like that? It's probably because they are getting their subjects right. They're getting their content right. They're getting their... Us Malayalis used to think the Kannada film industry was smaller than ours. We thought we were a bigger industry. We thought we had more volume of work, more revenue, more money. And then this man comes and does this and, you know, suddenly creates this worldwide phenomenon. आज पैन इंडिया की रेस में हर इंडस्ट्री सबसे आगे रहना चाहती है। जिस रेस की शुरुआत कभी बाहुबली जैसी तेलुगु फिल्म से हुई थी, उसके बाद साउथ की बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाकर 1215 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन करके जाती है और पूरे पैन इंडिया में फेमस हो जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम सैंडलवुड यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो केजीएफ, कांतारा, 777, चार्ली, बगीरा, रंगी तरंगा और ना जाने कितनी ही ऐसी पावरफुल मूवीज बना के दी है, जिस इंडस्ट्री की पहली फिल्म सती सुलोचना 1934 में रिलीज हो गई थी, इवन इंडिया की जो टोटल बॉक्स ऑफिस का 8% कलेक्शन करके देती है, उसी इंडस्ट्री की मूवीज को लार्ज स्केल पे पैन इंडिया पॉपुलैरिटी हासिल करने में 87 इयर्स कैसे लग गए? और ऐसा क्या रीजन था कि नेटफ्लिक्स ने 2023 तक एक भी कन्नड़ा फिल्म को स्ट्रीम नहीं किया? इस इंडस्ट्री में यूनिटी की बात करें तो केजीएफ स्टार यस, अनलाइक बॉलीवुड स्टार्स, कांतारा की सक्सेस से जेलस फील करने के बजाय उसे अपनी ही फिल्म बताकर मीडिया पर्सन राजदीप सरदेसाई की बोलती बंद कर देते हैं। Year of the Kannada film, because even as we speak, Kantara, your new film is not your film, but a Kannada film is making waves, high praise, and again a low-budget film that's making a lot of money. Sir, it's also my film, sir. You said it's not my film, but it's my film also. फिर भी कन्नड़ा एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि इस इंडस्ट्री का पैन इंडिया लेवल पे सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर कैसे इस इंडस्ट्री ने पैन इंडिया लेवल पे अपनी धाक जमाई और 2022 में इस इंडस्ट्री की फिल्म केजीएफ 2 ने बॉलीवुड के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक कर डाले और पूरे इंडिया को बता दिया कि पैन इंडिया वाले गेम में हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन 2022 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करने के बाद 2023 में कन्नड़ा इंडस्ट्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि कन्नड़ा इंडस्ट्री ने ऐसा खराब टाइम देखा जो उन्होंने पिछले 8-10 साल में कभी नहीं देखा था, और क्यों पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री से एक भी पैन इंडिया हिट फिल्म नहीं आ पाई। तो आज डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में और आपको कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगल से सक्सेस तक की पूरी स्टोरी बताएंगे। तो केजीएफ के खदानों में 90 घंटे काम कर रहे मजदूरों को लेने देते हैं थोड़ा सा आराम। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे आप दिल्ली से हो, बीसी या फिर घर है आपका आसाम। सो अगले 4 पॉइंट से समझते हैं स्ट्रगल राइज और एक बार फिर से स्ट्रगल ऑफ सैंडलवुड। कन्नड़ा एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसके बारे में 2018 में केजीएफ रिलीज होने से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे। इवन 2023 तक नेटफ्लिक्स पे कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक भी फिल्म अवेलेबल नहीं थी और उससे पहले भी ओटीटी जायंट्स कन्नड़ा इंडस्ट्री को इतना भाव नहीं देते थे। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इंडिया में कन्नड़ा इंडस्ट्री जैसी छोटी इंडस्ट्री को नेशनल लेवल पे अपनी जगह बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। और इस वीडियो में हम उसी कन्नड़ा इंडस्ट्री के इम्पॉसिबल सक्सेस के बारे में शुरू से डिटेल में बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1931 में, जब कन्नड़ा इंडस्ट्री की पहली एक साइलेंट फिल्म बनती है जिसका नाम होता है मृचकार्तिका, और 1934 में पहली कंप्लीट टॉकी फिल्म बनती है जिसका नाम था सती सुलोचना। बट कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए 1940 को डिफाइनिंग ईयर माना जाता है क्योंकि उस साल 20 से 21 कन्नड़ा मूवीज को रिलीज किया गया था, जिससे पता चलता है कि कर्नाटका में मूवीज बनाने में काफी लोग इंटरेस्टेड थे और मूवीज देखने में भी। बट सैंडलवुड की मार्केट और ऑडियंस बहुत ही लिमिटेड थी, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी लिमिटेड थी। लेकिन 1954 में बेदरा कनप्पा नाम की एक फिल्म से डॉक्टर राजकुमार अपना डेब्यू करते हैं। और अगर आपको नहीं पता हो कि डॉक्टर राजकुमार कौन है तो मैं आपको बता दूं कि कन्नड़ा सिनेमा की हिस्ट्री में इनको वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता है और बताया जाता है कि कन्नड़ा सिनेमा को नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिलाने में डॉक्टर राजकुमार के स्टारडम ने बहुत हेल्प करी थी। सुपरस्टार रजनीकांत भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। और मैं बता दूं कि डॉक्टर राजकुमार इनका स्टेज नेम था, इनका रियल नेम था सिंगरुल्लू पुट्टा स्वामी मुथुराज। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। डॉक्टर राजकुमार का स्टारडम किस लेवल का था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इनके 5000 फैन एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड उस टाइम पे थे। और कर्नाटका में महात्मा गांधी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा स्टैच्यू है तो वो डॉक्टर राजकुमार ही है। इनके लगभग 58 स्टैच्यूज है। अब देखो डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ करने लगी थी। 1960s और 70s के टाइम बहुत लोग कन्नड़ा इंडस्ट्री का गोल्डन ईयर भी मानते हैं। 1964 ही वो ईयर था जब पहली कलर्ड कन्नड़ा फिल्म अमरा शिल्पी जनकचारी को रिलीज किया गया था। अब देखो कन्नड़ा इंडस्ट्री ग्रो तो कर रही थी बट एक स्टेट लेवल पे ग्रो कर रही थी और कन्नड़ा इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट था वो तमिल तेलुगु इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो था। और ग्रोथ रेट स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि मूवीज अच्छी नहीं बना पाते थे, मूवीज वो बहुत अच्छी बनाते थे और अच्छी मूवीज बनाने के साथ साथ
उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी बनाया था। लाइक 1987 में रिलीज हुई कन्नड़ा फिल्म ओनुडू मुथुना कथे इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके लिए अंडर वाटर फिल्मिंग की गई थी। इस फिल्म पर उस टाइम के अकॉर्डिंग मोटा पैसा लगाया गया था और इस वेंचर्ड फिल्म ने अपने बजट से 3 टाइम्स का रिटर्न बना के भी दिया था। और नगर हबू एक ऐसी कन्नड़ा फिल्म थी जिसके अंदर इंडिया में पहली बार स्लो मोशन शॉट्स हमें देखने को मिले थे। और इदू सादिया एक ऐसी कन्नड़ा फिल्म थी जिसको शूट करने में बस 36 आवर लगे थे। और यही नहीं, इवन बहुत से कन्नड़ा मूवीज तो बाकी इंडस्ट्रीज ने रीमेक भी किया था। लाइक डॉक्टर राजकुमार की फिल्म अनुरागा अरिलिथु, इस फिल्म को 6 इंडियन लैंग्वेजेस में रीमेक किया गया था। हिंदी में इस फिल्म को लाडना नाम से रीमेक किया गया था जिसमें अपने अनिल कपूर लीड रोल में थे। और कन्नड़ा इंडस्ट्री में और भी ऐसी मूवीज बनी जिसको अलग अलग इंडस्ट्री ने रीमेक किया, लाइक ओम जोगी, लूसिया, मुनागारू मेल एंड मैनी मोर। अब देखो, कन्नड़ा इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोग भी थे और टैलेंटेड लोग थे इसलिए कंटेंट भी पावरफुल बना रहे थे, लेकिन फिर भी कन्नड़ा इंडस्ट्री को नेशनल लेवल पे पॉपुलर होने में 87 ईयर्स लग गए। इतने टाइम लगने के पीछे के 3 मेजर रीजन थे। पहला, कन्नड़ा स्टार्स की लिमिटेड थिंकिंग। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम तक कन्नड़ा स्टार्स कर्नाटका से बाहर जाके मूवीज नहीं किया करते। अगर वो बाहर जाते, बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते, तो उनको तो पॉपुलैरिटी मिलती ही, साथ ही साथ कन्नड़ा सिनेमा भी पॉपुलर होता। और इसी चीज को तमिल और तेलुगु आर्टिस्ट ने काफी अच्छे से समझा और इसलिए तमिल फिल्म मेकर्स लाइक मणि रत्नम, शंकर, कमल हसन ने हिंदी मूवीज में भी काम करना शुरू किया। बॉलीवुड में काम करने की वजह से उनके रीजनल वर्क को भी एक्सपोजर मिलने लगा और साथ ही साथ उनकी इंडस्ट्री को भी। बट यही चीज करने में कन्नड़ा स्टार्स फेल रहे। वो लोग कन्नड़ा में मूवी बनाते और कर्नाटका में ही रिलीज करते, तो वो मूवी बस कन्नड़ा ऑडियंस ही देख पाती, जिसकी वजह से कन्नड़ा इंडस्ट्री कर्नाटका तक ही सीमित रह गई। और दूसरे रीजन की बात करूं तो वो है कन्नड़ा स्टार्स जो कि शुरू में फेम कन्नड़ा इंडस्ट्री से ले लेते, फिर चले जाते दूसरी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और अपनी खुद की इंडस्ट्री को हमेशा के लिए भूल जाते। अब तक तुम समझ ही गए होगे हम किसकी बात कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम रश्मिका मंदाना की बात कर रहे हैं। तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि रश्मिका वाले पद पे ही प्रशांत नील भी चलने वाले हैं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। तो अब बात करते हैं थर्ड एंड फाइनल रीजन की और वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। ऐसा कहा जाता है कि 1995 से लेकर 2010 तक कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत सारी रीमेक्स मूवी बनाई जाती थी जिसमें से काफी सारी हिट भी थी। बट बहुत ज्यादा रीमेक बनाने की वजह से और लैक ऑफ ओरिजिनलिटी की वजह से कन्नड़ा ऑडियंस का इंटरेस्ट अब कन्नड़ा मूवीज से बिल्कुल ही खत्म हो गया था। और जहां सारी उम्मीदें खत्म होने लगी थी वहीं एक नई उम्मीद भी मिलती है। और 2010 के बाद डायरेक्टर रिस्क टेकिंग एबिलिटी की वजह से कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। और फिर कैसे बस 50 लाख की बजट बनी एक फिल्म ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को नया दिशा दिखाई थी। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे क्यों नेटफ्लिक्स ने 2023 तक कभी भी कोई कन्नड़ा फिल्म को स्ट्रीम ही नहीं किया। तो अपनी पेटी की कुर्सी बांध लो क्योंकि अब हम कन्नड़ा इंडस्ट्री के तूफानी राइज पर बात करेंगे। ओके, तो अगर कन्नड़ा इंडस्ट्री के राइज की अगर बात करें तो बहुत से लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया होगा कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की सक्सेस का पूरा क्रेडिट केजीएफ और कांतारा को जाएगा। बट ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। इस कहानी को समझने के लिए भी हमें 10-12 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है 2010 की। तो 2010 के बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री में हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। अब न्यू एज डायरेक्टर्स लाइक प्रशांत नील, ऋषभ शेट्टी और पवन कुमार अपनी नई सोच और विजन के साथ इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने थोड़ा हटके और यूनिक मूवीज पे काम करना शुरू किया। और वो यूनिक कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज की शुरुआत का क्रेडिट कन्नड़ा डायरेक्टर पवन कुमार को दिया जाता है क्योंकि इनकी फिल्म लूसिया कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेंड सेटर थी। इस मूवी के सक्सेस के बाद बहुत से कन्नड़ा डायरेक्टर्स ने रिस्क लेना शुरू किया और यूनिक एंड कल्चरली रूटेड मूवीज बनानी भी शुरू की, लाइक उलिदवारू, कंडाते, तिथि, रंगी तरंगा एंड मेनी मोर। बट कन्नड़ा इंडस्ट्री में ऐसी मूवीज बनाने में भी एक अलग स्ट्रगल है। एग्जाम्पल के लिए लूसिया जो एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी, बट इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी को देख के प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि ये फिल्म तो नहीं चलने वाली और अगर तुम चाहते हो कि ये फिल्म प्रोड्यूस करे तो तुम्हें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बट पवन कुमार ने अपनी स्क्रिप्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसीलिए इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें क्राउड फंड का सहारा लेना पड़ा। 50 लाख की बजट बनी इस फिल्म ने 3 करोड़ का बिजनेस किया और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा भी दिखाई। बट स्टिल कन्नड़ा इंडस्ट्री को वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसे बड़े ओटीटी जायंट्स कन्नड़ा मूवीज में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे थे। इवन नेटफ्लिक्स ने 2023 तक एक भी कन्नड़ा फिल्म के ओटीटी राइट्स नहीं लिए थे और जो बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म से उन पर मूवीज को रिलीज करके कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ था। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि नेटफ्लिक्स को कन्नड़ा इंडस्ट्री से क्या प्रॉब्लम थी, तो उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। बट पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री के राइज की बात करते हैं। तो साल होता है 2018 और डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी केजीएफ फिल्म से बहुत इंप्रेस होते हैं और वो केजीएफ चैप्टर 1 के मेकर और यश को लेके एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जाते हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बिजनेस हेड विशाल रामचंदानी को वो 4 मिनट की शो रील दिखाते हैं जो कि कन्नड़ा में थी, बट स्टिल वो शो रील देख के विशाल बहुत इंप्रेस होते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद केजीएफ के 4 घंटे लंबे कट लेके यश वापस से एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस आते हैं और वो लिटरली हर एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं। यश और प्रशांत नील का पैशन देखकर एक्सेल एंटरटेनमेंट भी
इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो जाती है और फिर केजीएफ के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है और शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार की फिल्म के साथ हिंदी मार्केट में केजीएफ को रिलीज किया जाता है। बट स्टिल किसी तरह वो फिल्म ऑडियंस के अटेंशन ग्रैब करती है और वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का बिजनेस करती है। बट 2018 का साल तो बस ट्रेलर था कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि 2022 में बॉक्स ऑफिस पे वो असली जलवा दिखाने वाले थे। एंड 2022 में जब केजीएफ 2 का सीक्वल आता है तो उस फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा थी कि शाहिद कपूर तक को अपनी फिल्म की रिलीज डेट एक वीक आगे करनी पड़ी थी और आमिर खान जैसे मेगा स्टार को भी अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर दुम दबा के भागना पड़ा था। केजीएफ 2 को फॉलो करते हुए इसी साल कांतारा और चार्ली 777 जैसी सॉलिड कंटेंट भी हमें देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलीज से पहले इन दोनों ही मूवीज से किसी को कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर तो चली ही, इवन दोनों ही मूवीज को मास्टरपीस भी कंसीडर किया गया और 2022 कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए मोस्ट सक्सेसफुल ईयर भी बना। बट इतनी पॉपुलैरिटी इतनी सक्सेस के बाद भी नेटफ्लिक्स पर एक भी कन्नड़ा फिल्म अवेलेबल नहीं थी। 2024 रिलीज बगीरा पहली कन्नड़ा फिल्म बनती है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है और कन्नड़ा मूवीज का नेटफ्लिक्स से बहुत सालों तक स्ट्रीम ना होने का रीजन बस यही बताया गया कि कन्नड़ा मूवीज की उतनी डिमांड ही नहीं थी। जिस चीज की डिमांड नहीं है उस चीज की सप्लाई भी क्यों ही करना। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, कन्नड़ा इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि 2022 में कन्नड़ा इंडस्ट्री ने हिस्टोरिक सक्सेस हासिल की थी, बट अगले ही साल 2023 सैंडलवुड के लिए एक बुरा सपना बन गई। 2023 में अचानक से कन्नड़ा इंडस्ट्री की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। बताया गया कि पिछले 10 साल में सैंडलवुड के लिए ये सबसे खराब ईयर था। तो 2022 में हिस्टोरिक सक्सेस हासिल करने के बाद क्यों 2023 में कन्नड़ा इंडस्ट्री की ऐसी हालत हुई, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे। 2022 जहां कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए ड्रीम ईयर रहा, टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस में भी उस साल कन्नड़ा इंडस्ट्री का 8% का कंट्रीब्यूशन रहा और इस ईयर सैंडलवुड का टोटल फुटफॉल भी 8.1 करोड़ का रहा। बट अगले ही साल 2023 में कन्नड़ा इंडस्ट्री को जो झटका लगा जब उनका बॉक्स ऑफिस कंट्रीब्यूशन 8% से गिर के 2% पे आ गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और अगर हम डेटा उठा के देखें तो 2023 कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए पिछले 8-10 साल में सबसे वर्स्ट ईयर साबित हुआ। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है? 2022 में कन्नड़ा इंडस्ट्री पैन इंडिया लेवल पर काफी पॉपुलर हो गई थी और उसके बाद 2023 में इतनी खराब परफॉर्मेंस देना अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसा भी नहीं था कि उस साल कन्नड़ा इंडस्ट्री ने अच्छी फिल्में नहीं बनाई थी। कुछ मूवीज थी जो काफी अच्छी थी, लाइक तड़समा तड़भवा, डेयर डेविल, मुस्तफा, सप्ता सागर दच्चे, एल्लो। बट इनमें से कोई भी फिल्म अपने स्टेट के बाहर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। बट सप्ता सागर दच्चे, एल्लो, काटेरा इनको लोगों ने कर्नाटका स्टेट के बाहर भी काफी पसंद किया था, लेकिन ओटीटी पे आने के बाद। और अब क्वेश्चन ये आता है कि 2022 के बाद 2023 में कन्नड़ा इंडस्ट्री ने ऐसी क्या गलतियां की क्योंकि यह हालत हो गई? तो मेरे अकॉर्डिंग कन्नड़ा इंडस्ट्री ने खुद को अच्छे से मार्केट ही नहीं किया, ना ही खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बना पाई। लाइक तेलुगु सिनेमा जो जाना जाता है बिग स्केल एंटरटेनर्स बनाने के लिए, और तमिल सिनेमा को सोशल इश्यूज पर मूवीज बनाने के लिए, और मलयालम सिनेमा को यूनिक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा बनाने के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की क्या पहचान है, उनको किस टाइप की मूवीज बनाने के लिए जाना जाता है, सो आई एम डैम श्योर कि जैसा मेरा माइंड वाइवा देते टाइम ब्लैंक हो जाता है, वैसे ये क्वेश्चन सुन के तुम्हारा माइंड भी ब्लैंक हो गया होगा। और इंडिया में एक फिल्म इंडस्ट्री को अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना जरूरी है ताकि लोग उन्हें उस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए रिकॉग्नाइज करें। और अगर ऐसा होता है तो कन्नड़ा इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेफ खेलना चाहते हैं और एक हिट फॉर्मूला पे मूवीज बना के पैसे छापना चाहते हैं। इस चीज का प्राइम एग्जांपल है कब्जा, जिसको केजीएफ की सस्ती कॉपी में बताया गया था। केजीएफ 2 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद लोगों का उस फॉर्मूले का अपने फायदे के लिए यूज करना अनएक्सपेक्टेड था। और अगर आगे भी यही सेम गलतियां हुई तो चांसेस है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री ने जो ट्रस्ट बिल्ड किया है वो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अब तक हमने कन्नड़ा इंडस्ट्री के पास्ट और प्रेजेंट से काफी डिटेल में बात कर ली है, तो आप कन्नड़ा इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बात करते हैं। और मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बात करने में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि कन्नड़ा इंडस्ट्री का फ्यूचर भी दो एस्पेक्ट है, फर्स्ट पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट सुन के शायद कन्नड़ा सिनेमा के फैंस को ऑर्गेजम आ जाए, और नेगेटिव एस्पेक्ट सुन के शायद वही कन्नड़ा फैंस बोले चीटिंग करता है तू। तो देखो, कन्नड़ा इंडस्ट्री में मेरी तरह काफी टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कि ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी, यश प्रशांत, नील किच्चा, सुदीप, उपेंद्र एंड मैनी मोर। और इन सब में पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाने की। और 2025 में तो कन्नड़ा इंडस्ट्री की 2 बिग मूवीज भी रिलीज होने वाली है, पहली कांतारा चैप्टर 1 एंड टॉक्सिक। तो चांसेस है कि 2025 कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए 2022 से बेहतर साबित हो सके। बट उस सक्सेस के लेवल को मेंटेन करना कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि एक साल जहां उनकी फिल्में एसआरके की मूवीज की तरह रिकॉर्ड बिजनेस करती है, तो अगले ही साल उनकी हालत हमारे अक्षय कुमार जैसी हो जाती है।
जिन्हें पोटेंशियल तो बहुत है बट फिर भी बिग हिट्स नहीं दे पा रहे। लेकिन कन्नड़ा इंडस्ट्री को 2022 वाली सक्सेस लेवल को मेंटेन अगर करना है तो उनके जो बड़े स्टार्स है लाइक यस ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी या किच्चा सुदीप, उनको हर साल एटलीस्ट अपनी एक फिल्म तो रिलीज करनी ही चाहिए। और अगर इस फिल्म इंडस्ट्री के बाद स्टार्स कंसिस्टेंटली पैन इंडिया मूवीज रिलीज करते हैं तो इस इंडस्ट्री के सक्सेस का लेवल हर साल मेंटेन रहेगा। बट कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम आगे भी रही तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। और उस प्रॉब्लम पर बात करने से पहले तुम्हें प्रशांत नील की ये स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ಆನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು? ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು KGF ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. KGF ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್. ಅದು ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲೋ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಟ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದಟ್ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಮೀ the way they have approached me. I don't think you should equate that with kannada industry ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋದಾ. ये स्टेटमेंट देख के आपको पता लग गया होगा कि भाई प्रशांत नील एक मास्टर क्लास डायरेक्टर है बट वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन भी है। और ऐसा होने में कुछ गलत नहीं है, ये मेंटालिटी उनके इंडिविजुअल ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेगी। बट अगर कन्नड़ा सिनेमा के ए लिस्ट डायरेक्टर्स और स्टार्स बाकी इंडस्ट्रीज में जाके काम करने लगे तो शायद कन्नड़ा इंडस्ट्री फ्यूचर में उतना ग्रो ना कर पाए। और आपको पता ही होगा कि ऐसा बहुत बार हुआ है जब लोग कन्नड़ा सिनेमा से फेम गेन करके अब फिर इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं और कन्नड़ा सिनेमा को भूल जाते हैं। इसका मेजर एग्जाम्पल है रश्मिका मंदाना। और आने वाले टाइम में भी बहुत से स्टार्स है जो शायद कन्नड़ा इंडस्ट्री से ज्यादा मूवीज और दूसरी इंडस्ट्रीज में जाके करें। यस जैसा बिग कन्नड़ा स्टार ऑलरेडी बॉलीवुड में रामायण जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और जिस भी कन्नड़ा स्टार या डायरेक्टर में बॉलीवुड को पोटेंशियल दिखेगी तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स उनके साथ कोलैब करने की ट्राई करेंगे। तो देखो इस केस में कन्नड़ा इंडस्ट्री के बहुत लोग इंडिविजुअली बहुत ग्रो करेंगे। अब देखो इस वे में ग्रो करने में कुछ गलत नहीं है, बट इसी बात से हमें ये भी पता चलता है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। बाकी तुम्हारे अकॉर्डिंग अगले 10 साल में कन्नड़ा सिनेमा कहाँ होगी? क्या कन्नड़ा सिनेमा तेलुगु इंडस्ट्री जितना ग्रो कर पाएगी या नहीं, या हमेशा की तरह एक अंडररेटेड इंडस्ट्री बन के ही रह जाएगी? अपने राय और विचारों को कमेंट सेक्शन के गलियों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।